हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्रिएट किया था हैंस बिथने और जॉन हेसब्रोक वैन वेल्क ने, और इसके बारे में इन्होंने बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच एक आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख ही सकते हैं कि लिगेंड एंड क्रिस्टल मेटल एटम इंटरेक्शन टू बी प्योरली आयनिक, और लिगेंड एंड मेटल एटम में पॉइंट चार्ज और डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम टू बी पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। आप देख सकते हैं कि जो कि माइनस चार्ज पॉजिटिव की ओर जाता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होती है। ऐसी फिगर में सेंट्रल मेटल एटम की तरफ लिगेंड जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैग्नेटिक मोमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू देती है अंडर द रूट n इंटू n+2 bm। यहाँ bm बोर मैग्नेटॉन होता है और n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नेक्स्ट, CFT does not give information about hybridization but VBT give information about hybridization। यहाँ पर CFT हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करती, तो हमें यहाँ पर VBT वाले कॉन्सेप्ट को ही लेकर चलना पड़ेगा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें बताता है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर d ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग होती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मेटल d ऑर्बिटल जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, जो कि इनकी एवरेज एनर्जी स्टेट होती है। फिर उसके बाद जब लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करते हैं तो यह कुछ हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और कुछ लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। जो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं वो हैं dx², y² और dz², इनको कहते हैं Eg। और जो लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं जैसे कि dxy, dxz, dyz, इन्हें कहते हैं T2g वाले ऑर्बिटल। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि T2g वाले ये xy प्लेन में ओवरलैप करते हैं और zx प्लेन में इनके लोब्स होते हैं और इनके dyz में इनके लोब्स होते हैं। और Eg वालों में इनके लोब्स एक्सिस पर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं dx² और y² में इसके लोब्स x एक्सिस और y एक्सिस पर हैं, और dz² में इसके लोब्स z एक्सिस पर हैं, तो इसको Eg वाले बोलते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि d ऑर्बिटल जो कि यहाँ पे फ्री आयनिक हैं, तो यहाँ पे इनको कुछ लिगेंड आके अप्रोच करते हैं, जो कि इसकी एवरेज एनर्जी स्टेट में, जैसे कि आप रेड कलर की देख सकते हैं, ये इसकी एवरेज एनर्जी होती है तभी। और फिर ये यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में और लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं वो Eg वाले होते हैं, जो लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं वो T2g वाले। वो होता क्यों है, आइए देखते हैं। ये होता इसलिए है कि जब ये लिगेंड एक्सिस पर से अप्रोच करते हैं तो ये इनकी एक्सिस की एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए जो एक्सिस से ओवरलैप करते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ज्योमेट्रिकली इस तरीके से बताया गया है कि पहले तो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ट्राइगोनल। ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वो होते हैं जो एक सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जुड़ा होता है, उनको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और स्क्वायर प्लेनर, जब सेंट्रल मेटल एटम 4 लिगेंड से जुड़ा होता है
तो उनको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। ट्राइगोनल में सेंट्रल मेटल एटम 5 लिगेंड के साथ जुड़ा होता है और इन सभी के जो बॉन्ड्स हैं, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में जो इनके एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे स्क्वायर प्लेनर में होता है। ट्राइगोनल में कुछ 90 डिग्री के होते हैं, कुछ 120 से ऊपर के होते हैं। अब बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल के ऊपर। ऑक्टाहेड्रल जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका एक फिगर बना हुआ है। इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम है और 6 लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक्सिस पर से इसको अप्रोच करते हैं और इनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 होगा। अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर दूसरी बात sp3d2 आउट हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब देखते हैं कि डी ऑर्बिटल कौन से वाले यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि इसके लिगेंड जो कि एक्सिस पर से अप्रोच होते हैं, तो इसके जो डी ऑर्बिटल यूज्ड होंगे वो dx² y² एंड dz² होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में ये एक्सिस पर से अप्रोच करते हैं, जैसे कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है और ये एक्सिस पर से लिगेंड को अप्रोच करता है। ट्राइगोनल में हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3 होगा और इसके जो d ऑर्बिटल जो यूज्ड होंगे वो dz² वाले होंगे केवल। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये ऑर्बिटल जो कि लिगेंड है इस पर z एक्सिस पर से अप्रोच करते हैं। अब आती है स्क्वायर प्लेनर के ऊपर बात। स्क्वायर प्लेनर इसके ये x और y एक्सिस से अप्रोच होते हैं। इसके लिगेंड इस सेंट्रल मेटल में जो 4 जो लिगेंड होते हैं वो x y एक्सिस पर से अप्रोच करते हैं और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। और जो d ऑर्बिटल जो इसमें यूज्ड होते हैं, अगर आप देख सकते हैं कि x y एक्सिस पर से इसको अप्रोच करते हैं इसके लिगेंड, तो इसका जो d ऑर्बिटल जो यूज्ड होंगे वो dx² और y² होंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें लिगेंड x और y एक्सिस पर से अप्रोच करते हैं, तो इसमें जो d ऑर्बिटल यूज़ होंगे वो dx² और y² वाले होंगे। बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में और इसको कंप्लीट कवर करते हुए इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल होता क्या है? तो ऑक्टाहेड्रल तो पहली बात तो ये एक मेटल के एटम के साथ 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और हर लिगेंड के बीच जो एक्सिस वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। और जब ये लिगेंड एक्सिस पर से इस पे अप्रोच करते हैं तो एक इसमें स्टेरिंग हिंड्रेंस आ जाता है। ओके, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी कुछ पोजीशन होती हैं। तो जो x और y एक्सिस से जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उन्हें एक्सल पोजीशन कहते हैं। और जो z पोजीशन से जुड़े होते हैं उस लिगेंड को मतलब कि उस एक्सिस को क्वाड्रियल पोजीशन कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आप जैसे कि ये एक्सेल पे जो एरो बना हुआ है वो एक्स एक्सिस पर से अप्रोच करता है और जो सेकंड एरो है वो जेड एक्सिस पर से अप्रोच करता है, यानी कि क्वाड्रियल पोजीशन। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेन बात ये होती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से जो ये लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं हेडिंग में, एक्सियल क्वाड्रियल फॉर एवरी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये तो थी इसके एक्सिस की लेंथ के ऊपर बात। अब बात आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी
ये होती क्या है, पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है 0.6 डेल नोट। यहाँ पर ये डेल नोट स्प्लिटिंग एनर्जी है इनटू A प्लस B इंटू -0.4 डेल नोट। यहाँ पर A जो इलेक्ट्रॉन होते हैं Eg में उनकी संख्या है, और जो इलेक्ट्रॉन होते जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2G में उनकी संख्या है। जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, Eg वालों में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इंटू प्लस 0.6 इजिकल टू 1.2। यहाँ पे 2 जो है वो है ऑर्बिटलों की संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें, और 0.6 इनकी एनर्जी स्टेट है। तो इन दोनों का इक्वल 2 इंटू 0.6 इजिकल टू 1.2 हुआ। इसी तरीके से जो लोअर एनर्जी स्टेट के ऑर्बिटल हैं T2G वाले, उनकी एनर्जी स्टेट है -0.4 डेल नोट, और जो कि 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसलिए 3 इंटू -0.4 इजिकल टू -1.2। तो इनका अगर हम इनको सम करें यानी इनको ऐड करें तो इनकी एवरेज एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एक तो हायर एनर्जी में चले गए, एक लोअर एनर्जी में चले गए, तो दोनों को हमने इनको प्लस कर दिया तो इनकी एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो वो क्या होगी, तो 1.2 माइनस 1.2 इजिकल टू 0। तो इसकी एवरेज एनर्जी आ गई जो कि बैरी सेंटर को लाई करती है। और इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए। और डेल नोट टोटल स्प्लिटिंग होती है इसमें, और स्प्लिटिंग इंटू 2 Eg, यानी कि 2 ऑर्बिटल ऊपर थे तो इसलिए Eg वाले के साथ 2 से इंटू करी एनर्जी स्टेट के साथ, 3 इंटू T2G ऑर्बिटल, तो नीचे वालों के साथ 3 -0.4 से इंटू किया और इनको ऐड कर दिया, जैसे कि हम फार्मूले में देख सकते हैं। ये हमने फार्मूले को इस्तेमाल करके इसको निकाला है। अब बात आती है, अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हुआ या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो ये कैसे काम करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। अगर सॉलिड फील्ड लिगेंड हुआ तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एनर्जी के बारे में ऑक्टाहेड्रल में। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में इन ऑक्टाहेड्रल, अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि डेल नोट का वैल्यू कम होगी। तो इसमें पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पेयर एनर्जी होती क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में लगने वाली एनर्जी पेयर एनर्जी होती है। यानी कि जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं उनको पेयर कर दो तो पेयरिंग एनर्जी होती है। वीक फील्ड लिगेंड काम कैसे करता है, आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि 5 ऑर्बिटल हैं और वो अपनी लिगेंड से रिएक्शन करके अपनी हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं। जो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं वो Eg वाले होते हैं जो कि एक्सिस पर से अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, और जो लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं वो T2G वाले हैं। तो यहाँ पे डेल नोट लेस देन P, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो यहाँ हुंड्स रूल फॉलो होगा, यानी कि गैप कम है तो हुंड्स रूल फॉलो होगा। तो हुंड्स रूल फॉलो करते क्या होता कैसे है, जैसे कि आप पेयरिंग करेंगे, जब इनकी आप पेयरिंग करेंगे तो आप नंबर वाइज से इनको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि इस गैप कम है, क्योंकि आप पहले नीचे भरे फिर आपने ऊपर भर दिए, तो आप इनको इलेक्ट्रॉन बराबर दे सकते हैं, फिर बाद में इनको पेयरिंग कर सकते हैं।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में 5 ऑर्बिटल हैं, जिसमें से 2 हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और 3 लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जो कि T2G वाले होते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग एनर्जी कम होती है स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो नहीं होता क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो पेयर एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यानी कि पहले नीचे भरेंगे, फिर ऊपर जाने में हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम नीचे वालों को पेयर करेंगे, फिर बाद में ऊपर वालों को हम पेयर करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो वीक फील्ड है, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल है और वीक फील्ड लिगेंड है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो हुंड्स रूल फॉलो होगा। तो ये फॉलो कैसे होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं D1, D2, D3, D4, D5 ये सारे ऑर्बिटल्स हैं D10 तक, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन है जो कि नंबर वाइज में लिखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि नीचे ऊपर हेडिंग में T2G और EG वाले ऑर्बिटल्स हैं, और T2G और EG वाले, जैसे कि T2G नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं जो 3 होते हैं, जो कि लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, EG वाले हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं। तो पहले हम नीचे से इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। देखते हैं कि D1 में D1 यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो सीधा वो T2G वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा। फिर हम इसको T2G वाले इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में भरते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन N को देखते हैं, जो कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे D1 में T2G वाले में हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट N इंटू N प्लस 2, जो कि आपको निकल के आता है अंडर द रूट 3। और स्पिन हर एक इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसकी 2s+1 इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप रखेंगे 2 इंटू हाफ प्लस 1 इजिकल टू इसका जो और नेचर जो है इसका पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और इसकी CFSE एनर्जी जो होगी वो -0.4 डेल नॉट होगी, जो कि आप निकाल कर देख सकते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था। इस वाले फार्मूले से आप इनकी सबकी स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल कर देख सकते हैं। नोट, अब बात करते हैं हम D6 के ऊपर, जो कि यहाँ पे इसने सबसे पहले इनको एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उससे T2G वाले ऑर्बिटल की फर्स्ट ऑर्बिटल की इसने पेयरिंग कर दी। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4, मैग्नेटिक मोमेंट अंडर द रूट 24, स्पिन 2, और इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक, और इसकी एनर्जी है -0.4 डेल नॉट। इसी तरीके से ये सारे रूल्स फॉलो होंगे। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है वो D10 है, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 0 है। आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है जो 10 है, जो कि 5 ऑर्बिटलों को पेयर कर देते हैं, और जो इसकी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 0 होते हैं फिर। और मैग्नेटिक मोमेंट जो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका 0 होगा, स्पिन 0 होगा। और जी ये जो इसका नेचर जो होगा वो होगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी 0 होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से। तो यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हमें नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि गैप ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो नहीं होगा।
तो आइए देखते हैं ये कि काम कैसे करता है। कि T2 आप देख सकते हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6 ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स हैं। और T2G वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं नीचे, EG वाले 2 ऑर्बिटल्स हैं नीचे, जो कि हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसका फॉर्मूला है अंडर द रूट n इंटू n प्लस 2। यहाँ पे s स्पिन एनर्जी है। और यहाँ पे नेचर देख सकते हैं आप, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। लास्ट वाले कॉलम में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को देख सकते हैं, जो कि डेल नॉट से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो आप पहला वाला भी देख सकते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो T2G वाले में भरा जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो T2G वाले में, थर्ड भी T2G वाले में भरे जाएंगे, जो कि हम नॉर्मली हम देख सकते हैं। अब बात आती है D4 के ऊपर बात, कि इसमें जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके हमने T2G वाले में भर दी, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन है हमने EG वाले में नहीं भरा। वो इसलिए नहीं भरा क्योंकि इसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसको हमने T2G वाले पहले ऑर्बिटल में इसको पेयर कर दिया। तो यहाँ पे एम्पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ अंडर द रूट 8 और स्पिन 1 और नेचर इसका पैरामैग्नेटिक और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी -1.6 डेल नॉट। अब बात करते हैं हम ऐसी D5 वाला भरा जाएगा और ऐसी बात करते हैं हम D6 वाले के ऊपर, जो कि डायमैग्नेटिक है। अब D6 वाले में देख सकते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पहले अगर ये हुंस रूल फॉलो नहीं करता तो T2G वालों में भरा जाएगा और ये यहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल पेयर हो जाएंगे और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा, इसलिए फिर स्पिन 0 होगा। और जिसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी -2.4 होगी, जो कि आप फॉर्मूले से निकाल कर देख सकते हैं। जो हमने अभी आपको बताया फॉर्मूला वही यूज़ होगा। अब बात आती है 6 हमने देख ही लिया। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 7, 8 और 9 में इन्होंने ये करा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इसको पेयर करने के लिए। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनों को T2G वाले यानी कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भर देते हैं, उनको पेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद EG वाले ऑर्बिटल की ओर जाते हैं। जैसे कि आप 7 में देख सकते हैं कि उन्होंने पहले 6 इलेक्ट्रॉन को T2G वालों में भर के इनको पेयर कर दिया। फिर जो एक इलेक्ट्रॉन भरा वो EG वाले में भरा। इसी तरीके से D8 और D9। और बात आती है D10 के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 के 10 हमने इसमें भर दिए, 6 T2G वाले में और 4 EG वाले में, जाकि और इसके बाद इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी और मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा और स्पिन 0 होगा और इसका जो नेचर होगा और डायमैग्नेटिक होगा और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो इसकी 0 होगी। तो इसमें ये इस तरीके से काम करती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।